नमस्कार। कभी सोचा है कि एक हथेली जितनी छोटी सी जगह में पूरी की पूरी दुनिया कैसे समा सकती है? आज हम कला की एक ऐसी ही खूबसूरत छोटी सी दुनिया की सैर करने वाले हैं। और यही सवाल हमें ले चलता है कला की एक ऐसी शानदार परंपरा की ओर, जहां कलाकारों ने, आप यकीन नहीं करेंगे, छोटे छोटे कैनवस पर बड़ी बड़ी कहानियां कह डाली। तो चलिए देखते हैं कि ये कमाल आखिर हुआ कैसे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये अनोखी कला आखिर आई कहाँ से, कब शुरू हुई और भाई किन चीजों ने इसे इतना खास बना दिया। तो देखिए, पहाड़ी कला का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये पहाड़ों में बनी। नहीं, ये कला ना अचानक से पैदा नहीं हुई। असल में ये हिमालय की खूबसूरत वादियों में राजस्थानी और मुगल शैलियों के मेल से बनी एक बिल्कुल नई और अनोखी कला थी। एक तरह का फ्यूजन था ये कला 17वीं से 19वीं सदी तक, मतलब 200 साल से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रही। और यहाँ देखिए, बसौली, कांगड़ा, जम्मू, ये सब वो पहाड़ी राज्य थे जहाँ ये कला फैली। और कमाल की बात यह है कि हर जगह इसका एक अपना अलग ही रंग देखने को मिलता है। अच्छा, तो अगर कोई पहाड़ी पेंटिंग सामने रख दी जाए तो उसे पहचानेंगे कैसे? चलिए जरा इसकी आत्मा में उतरते हैं और इसकी खासियतों को और करीब से समझते हैं। इन पेंटिंग्स में ना इमोशंस की एक अलग ही गहराई है। कलाकारों ने सिर्फ इंसानी जज्बातों को ही नहीं, बल्कि कुदरत को भी इतनी खूबसूरती से दिखाया है। यहाँ हर चेहरा मानो एक कहानी कह रहा है और हर एक पत्ता हवा में लहराता हुआ महसूस होता है। असल में ये पूरी कला सिर्फ 2 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला है श्रृंगार, मतलब प्यार का, प्रेम का वो खूबसूरत एहसास, और दूसरा है भक्ति, यानी ईश्वर के लिए पूरा समर्पण। बस यही 2 चीजें हैं जो इस कला की आत्मा है। अब एक मजेदार बात, इसी कला की दुनिया में 2 बिल्कुल अलग अलग स्टाइल पैदा हुए। एक था बहुत ही दमदार और नाटकीय, तो दूसरा था बेहद कोमल और नाजुक। चलिए इन दोनों की कहानी जानते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि एक ही पहाड़ की गोद में जन्मी इन 2 शैलियों में आखिर इतना अंतर क्यों था? आइए बसोहली और कांगड़ा स्कूल के बीच के इस दिलचस्प फर्क को समझते हैं। ये स्लाइड इन दोनों के अंतर को बिल्कुल साफ दिखाती है। बसोहली में गहरे चटक रंग है और मोटी लाइनें हैं, जैसे कोई जोरदार कहानी सुनाई जा रही हो। वहीं दूसरी तरफ कांगड़ा पे हल्के कोमल रंग है और पतली नाजुक लाइनें, जैसे कोई मीठी सी धुन गुनगुनाई जा रही हो। और सिर्फ रंग ही नहीं, इनके इमोशंस में भी जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ बसोहली शैली में रामायण जैसे महाकाव्यों के बड़े और ड्रामेटिक सीन्स दिखाए गए, जबकि दूसरी तरफ कांगड़ा शैली में राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों की कोमलता और खूबसूरती पर फोकस किया गया। भाई, कोई भी कला उन कलाकारों और संरक्षकों के बिना तो अधूरी है जो उसे बनाते हैं और उसे सहेजते हैं। चलिए अब उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने पहाड़ी कला को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। नैनसुख जैसे कलाकार इस कला के महारथी थे। उन्होंने मुगल कला की बारीकियों को पहाड़ी परंपराओं के इमोशंस के साथ ऐसे मिलाया कि एक बिल्कुल नई और अनोखी शैली बन गई, जो कांगड़ा स्कूल की पहचान बनी। कलाकारों के साथ साथ राजा संसार चंद जैसे संरक्षकों का भी बहुत बड़ा हाथ था। उनके सपोर्ट और कला के लिए उनके प्यार की वजह से ही कांगड़ा शैली अपने सुनहरे दौर में पहुंची और दुनिया भर में इतनी मशहूर हुई। तो अब जब इस कला के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो क्या एक पहाड़ी पेंटिंग को पहचाना जा सकता है? चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। बस इन 3 आसान चीजों पर ध्यान देना है। पहली, पेंटिंग के बैकग्राउंड को देखिए, उसमें पहाड़ और हरियाली जरूर होगी। दूसरी, कहानी को समझिए, क्या वो प्यार या भक्ति के बारे में है? और तीसरी और आखिरी चीज, उसकी बारीकियों को देखिए, मतलब वो नाजुक लाइनें और हल्के कोमल रंग। बस काम हो गया। ये कला हमें एक बात याद दिलाती है कि सबसे दमदार कहानियां अक्सर किसी विशाल पर्दे पर नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में शायद हम सबको कभी कभी रुककर इन छोटी छोटी खूबसूरत कहानियों पर ध्यान देना चाहिए। क्या ख्याल है?